हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है द सन, द मून एंड द अर्थ। द मून्स मोशंस। लाइक द अर्थ, द मून ऑल्सो हैज़ एक्सियल एंड ऑर्बिटल मोशंस। धरती की तरह मून का भी एक्सियल और ऑर्बिटल मोशन है। एक्सियल मोशन मतलब जब धरती अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है इस तरह से, जिसकी वजह से धरती पर दिन और रात बनते हैं। और ऑर्बिटल मोशन जब धरती जो है सन के आसपास घूमती है, जिसकी वजह से साल बनते हैं। एक धरती की एक ऑर्बिटल रिवोल्यूशन का मतलब एक साल होता है। द मून वाइल रोटेटिंग अराउंड इट सेल्फ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जब मून अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो पैरेलली वो अर्थ के आसपास घूम रहा है इस तरह से, इस मोशन में। और जब और अर्थ जो है वो इसी तरह से सन के आसपास घूम रही है। सन सेंटर, उसके आसपास अर्थ रोटेट कर रही है। As a result, though the moon does not revolve around the earth independently, indirectly it makes revolutions around the sun. तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मून जो है वो डायरेक्टली सन के आसपास नहीं घूम रहा है, लेकिन वो अर्थ के आसपास घूम रहा है, और अर्थ जो है वो सन के आसपास घूम रही है। तो इससे क्या होता है कि मून जो है इनडायरेक्टली वो सन के आसपास रेवोल्यूशंस करता है। The time it takes to make one revolution around the earth and one rotation around itself is the same. तो जितना टाइम सन जो है धरती पे, अब अगर हम देखें तो एक रेवोल्यूशन अपनी एक्सिस के अराउंड लेने में धरती को 24 आवर्स लगते हैं, और सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको 365 डेज लगते हैं। लेकिन मून के साथ ऐसा नहीं है। मून जो है अपनी एक रेवोल्यूशन जो है स्लोली अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, और जिस तरह से वो धरती के अराउंड घूम रहा है वो दोनों सेम है। मतलब कि वो सेम अराउंड ऑलमोस्ट 30 डेज में एक रेवोल्यूशन पूरी करता है धरती के अराउंड, और उसी टाइम में वो अपनी एक एक्सियल रोटेशन भी पूरी करता है। मीन्स अपने एक्सिस पे वो बहुत स्लो घूमता है एज कम्पेयर टू अर्थ। दिस इज वाई वी कॉन्स्टेंटली सी वन एंड द सेम साइड ऑफ द मून। इसी वजह से हमें चांद की एक ही साइड हमेशा दिखती है, क्योंकि जब भी वो उस प्लेस पे होगा उसके एक्सिस पे भी वो सेम प्लेस पे ही होता है। इसकी ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं इसके बाद। द मून्स ऑर्बिट ऑफ द रेवोल्यूशन इज ऑल्सो एलिप्टिकल एज द अर्थ। जो मून है वो भी धरती के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ये सर्कुलर में नहीं होता। जैसा आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एलिप्टिकल है, ये राउंड नहीं है, एलिप्टिकल है, दबा हुआ है, पिचका हुआ है। धरती जब सूरज के अराउंड घूमती है वो भी ऐसे ही होता है। Hence, the distance of the moon from the earth is not the same everywhere along the orbit while revolving. तो इस वजह से क्या है, जब वो धरती के आसपास घूमता है तो वो हर टाइम पे उसका डिस्टेंस जो है धरती से सेम नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हो कि धरती और मून के बीच में डिस्टेंस कम है, और इस तरफ धरती और मून के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। When it is the closest to the earth is said to be perigee, and when it is the farthest, the position is called the apogee. तो जब ये धरती के से सबसे पास में होता है उस टाइम इसको पैरिजी, और जब ये दूर होता है तो एपोजी इसको बोलते हैं, इस डिस्टेंस, इस पोजीशन को। You have studied the phases of moon. You know how it waxes from the new moon day to the full moon day, and how it wanes from the full moon to the new moon day. जैसा आपको पता होगा कि चांद धीरे धीरे बढ़ता है। ये जब ये अमावस का दिन है जिस दिन चांद बिल्कुल नहीं होता, यहाँ से धीरे धीरे चांद बढ़ रहा है, और ये फुल मून आ गया, पूर्णिमा, और फिर यहाँ से चांद कम होना शुरू हो जाता है, एंड एट द एंड अगेन फुल मून आ जाता है। तो ये क्या है कि हमें चांद का जो हिस्सा दिख रहा है, इस तरफ से सूरज की किरणें आ रही हैं, तो सूरज की किरणें जब चांद के इस तरफ पड़ रही हैं तो पीछे का हिस्सा ब्लैक है, पीछे के हिस्से पर नहीं पड़ रही, तो इस वजह से हमें धरती पर चांद नहीं दिखता। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता रहता है तो ये नीचे वाले हिस्से पर जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं हमें वो दिखना शुरू होता है, तो इस वजह से चांद कम है। जब मिडिल में होता है तो हमें आधा दिखता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो जब इधर जाने लगता है तो वो एरिया ज़्यादा दिखने लगता है, तो जिस वजह से हमें ये पूरा चांद ऑलमोस्ट दिखने लगता है। तो जब ये चांद धरती के बिल्कुल पीछे वाली साइड में होता है तो सन की रेज पूरी उस एरिया पे पड़ रही हैं, हमें वही एरिया दिख रहा है जहाँ पर सूरज की रेज पड़ रही हैं, तो इस वजह से हमें वो फुल मून दिखता है। और इसी तरह से जब वो दूसरी तरफ जाने लगता है तो धीरे धीरे चांद हमें कम दिखना शुरू हो जाता है।
सी फिगर 2.2 विच शोज द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। जैसा कि अभी मैंने बताया कि डिफरेंट फेजेस कैसे बनते हैं सूरज के, वो चांद के। इट शोज द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द मून ऑन बोथ द क्वार्टर्स, द फुल मून एंड द न्यू मून डेज विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड द सन। जो अभी मैंने एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया कि न्यू मून और फुल मून कैसे बनते हैं, कैसे वो बढ़ता है चांद और कैसे घटता है। अब यहाँ से हम पेज नंबर 4 पर जाएंगे। तो ये न्यू मून डे पे यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे चांद हो गया, और ये अर्थ है। तो अर्थ के जो अराउंड एरिया है वो चांद के पीछे वाला है, जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं, तो इस वजह से। और जब एक क्वार्टर, जब हमें आधा चांद दिखता है तो वो इस तरफ होता है, यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा होता है, तो वो आधा एरिया हमें दिख रहा है सूरज चांद का, जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। और फुल मून डे पे वो चांद जो है सूरज अर्थ के पीछे होता है, जिस एरिया पर सन की किरणें पड़ रही हैं, तो उस वजह से हमें फुल दिखता है। और इसी तरह से जब ये इस तरफ आ जाता है 270 डिग्रीज पे, तो वो हमें फिर से आधा दिखने लगता है, उसकी दूसरी साइड दिखने लगती है जहाँ पर सन की किरणें रोशनी पड़ रही है, बिकॉज मून के पास अपनी लाइट नहीं है। जो किरणें उसके ऊपर सन से पड़ती हैं वो वही चमकता है, वही एरिया उसका चमकता है। मून इज़ नॉट लाइक स्टार जो अपनी लाइट जनरेट करता है, सन ही है जो एनर्जी का सोर्स है। We see the phases of the moon in the sky from the earth. They are illuminated portions of the moon. वो चांद के चमकने वाले हिस्से हैं जो सन की रोशनी से रोशनी पड़ने पर चमकते हैं। They become visible due to the sunlight reflected from the moon. जैसा अभी मैंने पहले बताया कि चांद की जिस एरिया पे सन की रोशनी पड़ती है वो एरिया चमकने लगता है। While revolving around the earth, the moon is ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सन ऑन द फुल मून डे। जो मैंने अभी बताया कि उसके दूसरी तरफ होता है, तो वो हमें पूरा एरिया दिखता है। वेयर एज ऑन अ न्यू मून डे इट इज़ पोजिशन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो न्यू मून डे पे चांद जो है वो सन और अर्थ के बीच में होता है, तो फ्रंट वाला एरिया जो हमें अर्थ से बैक वाला एरिया दिखता है, और बैक वाले एरिया पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, तो इस वजह से वो डार्क होता है। ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर डेज द मून ऑफ द मून, जब हमें आधा चांद दिखता है, द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द पोजिशन वी सी हाफ द पोर्शन ऑफ द इल्यूमिनेटेड मून एंड हैंस द स्काई अपीयर सेमी सर्कुलर इन द शेप। तो जैसे हमें यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है सन और मून की पोजीशन के बीच में, इफ़ वी टेक धरती को एक सेंटर पॉइंट मान ले तो, और सेम यहाँ पे 270 का एंगल बनता है जब ये इस तरफ आ जाता है। अब पढ़ते हैं एक्लिप्सिस, ग्रहणों के बारे में, कि धरती पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं। एक्लिप्सिस, the orbital path of the earth and that of the moon are not in the same plane. धरती जो और जो चांद है वो सेम प्लेन में नहीं घूमते सूरज के। The moon's revolutionary orbits makes an angle of about 5 degrees with that of the earth. तो जो धरती और चांद के बीच में जो 5 डिग्रीज का डिफरेंस होता है। As a result, the moon intersects the plane of the earth's orbit twice during one revolution. इस वजह से जो चांद है वो धरती से 2 बार टकराता है, उसकी प्लेन में आता है अपना एक चक्कर पूरा करने में। On each new moon day, the lines joining the earth and the sun and the moon make an angle of 0 degree. हर जब भी न्यू मून डे होता है, अमावस के दिन, ये दोनों तीनों जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे 0 डिग्री में होते हैं, तीनों अलाइन होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। ये तीनों सन, मून और अर्थ एक लाइन में होते हैं, ये तीनों न्यू मून डे पे। एज अ रिजल्ट on each new moon day it intersects with the line makes a 0 degree, whereas each full moon day it makes a 180 degree. तो अब जैसे यहाँ पे ये 180 डिग्री का एंगल है, अगर हम अर्थ को सेंटर माने, एक तरफ सन है तो एक तरफ मून है, अगर यहाँ पे हम लाइन बनाते हैं तो अर्थ के अराउंड ये 180 डिग्री का एंगल बन जाता है इस तरह से फुल मून डे पे, पूर्णिमा के दिन। Even so the moon, the earth and the moon Even so, the sun, the moon, and the earth may not be in one straight line in the same plane on every new moon or full moon day. Hence, eclipses do not occur on each new moon or full moon day. क्योंकि दोनों इनके बीच में धरती के और चांद के प्लेन के बीच में 5 डिग्रीज का डिफरेंस है,
तो उस वजह से ये हर एक्लिप्स हर न्यू मून और फुल मून डे पे एक लाइन में नहीं होते, और धरती पे हर न्यू मून और फुल मून डे पे एक्लिप्स नहीं होता। कभी वो धरती से नीचे होगा, कभी धरती ऊपर और मून नीचे होगा, तो कभी धरती नीचे मून ऊपर होगा, तो उस वजह से एक्लिप्स हर बार नहीं होता। जब जैसा आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि मून यहाँ पे है फुल मून डे पे, तो इस वजह से यहाँ पे एक्लिप्स नहीं है। अगर ये इसी प्लेन में होता, धरती के प्लेन में होता, तो वो फुल मून डे होता, एक्लिप्स होता। इसी तरह से न्यू मून डे पे जब वो अगर वो यहाँ होगा तो एक्लिप्स, धरती से चांद नीचे है, धरती ऊपर है सूरज के मुकाबले, तो इस वजह से वो सोलर एक्लिप्स नहीं बनेगा। जब ये मून और सन जो है सेम लाइन में आ जाए, ये जो 5 डिग्रीज का गैप है ये ज़ीरो हो जाए, तब यहाँ पर एक्लिप्स बनता है। वो डिपेंड करता है, अगर वो इस तरफ की पोजीशन में आता है तो वो सोलर एक्लिप्स बन जाता है, अगर वो इस तरफ की पोजीशन में आता है तो वो लूनर एक्लिप्स बन जाता है। However, sometimes on a new moon day or a full moon day, the three fall in the same line and in the same plane. Eclipses occur on such occasions. तो जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि कब यहाँ पे eclipse बनता है, eclipse may be solar or lunar.